Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel जी फिजिक्स विद आरोहित। और आज का ही हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए 6 नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन को आप लोग को दो मेथड से बताने वाला हूँ। एक होता है डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मेथड। तो आप लोग के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला मेथड वाला जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हम लोग जेई नीट 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फार्मूला मेथड इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ पर सारा चीज़ कवर कराऊंगा। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इसके डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। और उसी क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये होता क्या है एक्चुअल में। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में कहा जाता है अवकलन। क्या कहा जाता है? अवकलन। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑन विच इट डिपेंड्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशंस क्या होता है? एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है। किसका मेथड है? तो डेरिवेटिव फाइंड करने का। डेरिवेटिव बोल सकते हैं या इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव कहा जाता है या इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने का प्रोसीजर है या मेथड है। कौन? डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका फाइंड करते हैं? तो किसी भी फंक्शंस का फाइंड करते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं? तो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और उस फंक्शंस का वे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन जो है उसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है, उसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव का मतलब ये है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये कोई फंक्शन है जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का मतलब ये है कि इस y का, y क्या है? एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। तो x यहाँ पर क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। तो y का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा? इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका कोफिशिएंट निकालूंगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन या प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने का प्रोसीजर कहा जाता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या कहा जाता है? डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के थ्रू ही हम लोग ये जो फंक्शंस दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर पा रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो समझाएं उसी को सिस्टोमेटिक यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ ताकि आप लोग को नोट्स बनाते बन जाए। कंसिडर कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं जब हम लोग इसको, तो इसी को कहा जाता है, इसी को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स को कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी बाई डी एक्स को कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कहा जाता है इसी को। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। और इस डिफरेंशिएशंस को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इन अदर वर्ड डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ड्रॉ इट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है।
जो कि किसी फंक्शंस के लिए ड्रॉ किया जाता है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और स्लोप क्या होता है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में। स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, y के वैल्यू में जो चेंज होता है और x के वैल्यू में जो चेंज होता है उसका रेशियो होता है। dy को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और dx को लिख सकते हैं x2 माइनस x1। और इसी को जब डिफ्रेंशिएशंस को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं तो उस सिचुएशंस में इसी स्लोप को लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x लिखा जाता है। और लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x को लिमिट डेल x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x भी लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है और ये वैल्यू आता कैसे, ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे प्रूफ करेंगे अभी। लेकिन इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशंस को हम लोगों ने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो एक्चुअल में ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिफरेंशिएशंस क्यों कहते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये कैसे होता है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हूँ, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में बनाइएगा। लेकिन आप लोग को इस डायग्राम को अच्छे से समझाने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसको आप लोग के लिए एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये वाई एक्सिस है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कंसिडर किया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी फंक्शंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग कोई भी फंक्शन एक ड्रॉ कर लिए, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्रीन कलर का आप लोग को दिख रहा है। आप लोग इस फंक्शंस को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, हमको ये फंक्शन जो है कुछ भी मिल सकता है। अब इस फंक्शंस के किसी एक पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। किसी एक पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यही टेंजेंट का डेफिनेशन होता है जब किसी कर्व लाइन में या किसी भी फंक्शंस पर हम लोग किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि उस कर्व लाइन को टच करते हुए निकलता है। तो उसी लाइन को क्या कहा जाता है, उस कर्व का टेंजेंट कहा जाता है। ओके, तो ये रहा टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के ऊपर हम लोग दो आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है जो कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इसी फंक्शंस के ऊपर जिस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ इसी में टू आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट को P कंसीडर कर लेता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं Q कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू दिख रहा है आप लोग को। तो अब यहाँ पर x में इसका वैल्यू बताने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं P पॉइंट पर, और Q पॉइंट पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं x एक्सिस पर इसकी पोजीशंस को बता सकूँ। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट को मैं R कंसिडर कर लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं S कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से जो पॉइंट R है, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, x कंसिडर कर लेता हूँ, x एक्सिस के अलावा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R और S पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैं डेल x कंसिडर कर लेता हूँ। इसीलिए यहाँ पर डेल x का वैल्यू को 0 कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो फंक्शंस के ऊपर जो पॉइंट ड्रॉ किए यहाँ पर डेल x का वैल्यू लगभग 0 होता है। मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है या बीच में जो x का वैल्यू का जो चेंज है ये नाम मात्र है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। हालांकि मैं डायग्राम में आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाया हूँ, लेकिन ये जो डिस्टेंस है या जो x के वैल्यू में जो चेंजेस है लगभग 0 की ओर जाता है। ये बहुत कम होता है, बहुत माइनर, 0 नहीं होता है, 0 की तरफ जाता है, बहुत छोटा होता है। तो
जो ओरिजिन पॉइंट O है यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताया हूँ आप। अब यहाँ पर जो पॉइंट P है और जो पॉइंट Q है, तो यहाँ पर एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो रहा होगा वाई का। तो वाई का वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, और उस पॉइंट को मैं सी कंसिडर कर लेता हूँ। क्या कंसिडर कर लेता हूँ, सी कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, ये वाला जो डिस्टेंस है Q और C के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग y के वैल्यू में चेंज बोलते हैं। मतलब y के वैल्यू में इतना चेंज हुआ, मतलब ये बहुत ही कम माइनर चेंज है। क्योंकि x के वैल्यू में भी माइनर चेंज है, तो जाहिर सी बात है y के वैल्यू में भी तो चेंज होगा, लेकिन उसका भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, तो पॉइंट R और P के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, y कंसिडर कर लेते हैं, और S और Q के बीच के डिस्टेंस को Q और S के बीच के डिस्टेंस को क्या कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब इस वाले डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं y प्लस डेल y, और यहाँ से C और Q के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डेल y कंसिडर कर लेते हैं। तो ये रहा टेंजेंट, और इस टेंजेंट पर ये जो पी क्यू सी है ये हमें बताता है स्लोप। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हैं ऐसा, ये हमारा पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, और ये पॉइंट C है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है थीटा, और यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ किए टेंजेंट लाइन, तो यहाँ पर PQ पॉइंट है, तो ये टेंजेंट लाइन पर ही हमको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। इसीलिए बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर डेल y और डेल x का जो रेशियो है इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर मैं ये दो डायग्राम क्यों ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर, तो ये दोनों डायग्राम को ड्रॉ इसलिए किया हूँ क्योंकि किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो सकता था कि यहाँ पर फंक्शंस को हम लोग ऐसे ड्रॉ किए हैं, तो क्या इसको दूसरी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कर सकते हैं। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बनाया हूँ। ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है ये डिफाइन करता है फंक्शंस को। तो यहाँ पर भी ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है ये डिफाइन करता है फंक्शन को। ठीक है, तो फंक्शंस को हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी ड्रॉ करके बताया हूँ। आप लोग को ये डायग्राम को आप लोग के अपने नोट्स में बनाना है आप लोग को, और इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से स्लोप को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कुछ ऐसा। तो इसीलिए कहा जाता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसी मेथड को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जब हम लोग किसी फंक्शंस को इस स्लोप ऑफ टेंजेंट मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहा जाता है। इसका मतलब ये है जब भी किसी फंक्शंस का हमको डिफरेंशिएशंस निकालना है तो उसके लिए दो मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ कि पहले हम लोग डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट से किसी भी फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, और दूसरा फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जो डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट के हेल्प से जब हम लोग किसी फंक्शंस को सॉल्व करते हैं या डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका, तो उसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और सेकंड मेथड होता है वो फॉर्मूला मेथड होता है। ये सारा चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब चलिए देखते हैं ये जो फॉर्मूला आया है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये इतना आया है, ये कैसे आया इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब मान लेते हैं y के वैल्यू में डेल y चेंज हो रहा है और x के वैल्यू में डेल x चेंज हो रहा है।
तो हमको y का वैल्यू टोटल कितना मिलेगा, तो पहले जो y का वैल्यू था उसको और बाद में जो y का वैल्यू चेंज हुआ है दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा y का टोटल वैल्यू। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हम लोग के पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। अब y के वैल्यू में डेल y चेंज कर दिए हैं। अब डेल y चेंज करने के बाद हमको y का जो टोटल वैल्यू मिलेगा, तो पहले का जो वैल्यू था उसमें हम लोग जो चेंज हुआ है वैल्यू उसको ऐड कर देते हैं, तो टोटल y का वैल्यू हमको मिल जाएगा y प्लस डेल y। सेम इसी तरह से हम लोग x के वैल्यू में भी चेंज किए, तो x का टोटल वैल्यू आफ्टर चेंज होने के बाद जो टोटल वैल्यू मिलेगा, तो पहले के वैल्यू को हम लोग चेंज वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो x का वैल्यू मिल जाएगा x प्लस डेल एक्स। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है इक्वेशन नंबर 2 y प्लस डेल वाई, इक्वेशन नंबर 1 y, तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x। अब यहाँ पर y और ये y प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल y मिल जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x मिल जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ को क्या कर देंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, डेल y अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं, लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट को 0 क्यों किए, इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू में x के वैल्यू में बहुत ही माइनर चेंज हो रहा है, बहुत ही कम, ये लगभग 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको लिखा हूँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा एक चीज़ और, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स को ही क्या लिखा जाता है शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। यही हमको क्या करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमको एक फंक्शंस दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमको निकालना है इसका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखना है। तो हम लोग जो दिया है उसको लिख लिए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिए, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब y के वैल्यू में डेल y चेंज हुआ है और x के वैल्यू में डेल x चेंज हुआ है, तो टोटल कितना चेंज हुआ है, y प्लस डेल y। यही का ये सेम प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, और यही चीज़ करना है आप लोग को किसी भी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो ये हमको मिल जाएगा y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है उसको आगे देखते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को मिल जाता है y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर y प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों तरफ को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद मिल जाता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर एक फार्मूला का यूज़ किए हैं जिसको मैं बता चुका हूँ आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होता है फार्मूला। तो इसी का इस्तेमाल किए हम लोग, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट इन बोथ साइड, ओके, बोथ साइड्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, ऐसा मिल जाएगा अपॉन में डेल एक्स।
अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता चुका हूँ, जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और पूरे फंक्शंस का वैल्यू 0 आएगा तब हमको लिमिट अप्लाई नहीं करना है। लिमिट अप्लाई करने से पहले उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। यदि आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, और समझ में भी आएगा तो बहुत कम आएगा। अच्छा, किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका 0 आ जाता है वैल्यू, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन क्यों कंसिडर नहीं करते, क्यों इसको सिंप्लीफाई करते हैं? तो इसका रीज़न ये है भैया कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक अप्रोच कर रहा है तो उसका फंक्शंस का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। फंक्शंस का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी नई गाड़ी लेने गए हैं, जैसे कि आप नया बाइक लेने गए हैं, उसमें यदि आप 1 रुपये का 1 बूंद पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। 1 रुपये के पेट्रोल, 1 रुपये में कितना पेट्रोल आएगा? 1 ड्रॉप आएगा। अब आप उसको डाल दिए उसमें, लेकिन आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल उसमें 0 है करके नहीं बोल सकते, उसमें तो 1 बूंद डला है भैया, है ना। तो ये उसी प्रकार है, मतलब यहाँ पर x का कुछ ना कुछ वैल्यू है और ये 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल फंक्शंस है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा हमको, यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमको लिमिट अप्लाई नहीं करना है, बल्कि उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमको लिमिट अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो डेल एक्स को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, डेल एक्स प्लस 2x बचेगा अंदर में, और नीचे में डेल एक्स है। अब डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स। और जब हम लोग यहाँ पर डेल एक्स का लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। और यही हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर है। और जब हम लोग इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, देखना। जब मैं फार्मूला मेथड कराऊंगा तब करवाऊंगा इसको, मैं अभी भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग क्वेश्चन करें और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फार्मूला को याद रखें, ताकि आप लोग को लंबे समय तक फार्मूला याद रहे और फार्मूला को आप लोग को रटने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सभी फॉर्मूले को मैं 1 बाय 1 करके आप लोग को समझाऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह से भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। आपको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करिए यदि फंक्शंस का वैल्यू क्या हो, कॉस थीटा हो। अच्छा, एक चीज़ और कॉमन सेंस वाली बात है ये, हमको यहाँ पर फंक्शंस क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ थीटा से डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ टी से डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ टी, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये जो फंक्शंस हैं इसको और कौन कौन से नोटेशंस का सिंबल का यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए, सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो फंक्शंस दिया हुआ है ये थीटा का फंक्शन है, इसलिए एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ भी x को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग को d बाई डी थीटा का वैल्यू निकालना है और हमको दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था, ये एग्जांपल डी वाई बाई डी थीटा ये हमको निकालना है यदि एफ ऑफ थीटा का वैल्यू कॉस थीटा है। और कौन से मेथड का यूज़ करना है हमको, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ करना है। कौन से मेथड का यूज़ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पढ़े उसी मेथड का यूज़ करना है। तो अभी जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये दिया हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर y के वैल्यू में अगर डेल y चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है थीटा के वैल्यू में भी डेल थीटा वैल्यू चेंज होगा। तो y का टोटल वैल्यू हमको मिल जाएगा y प्लस डेल y, और थीटा का टोटल वैल्यू कितना मिल जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस डेल थीटा मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस डेल थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर y जो है माइनस है और यहाँ पर y जो है प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल y मिल जाएगा और राइट साइड का वैल्यू वैसे ही रहेगा। अब हम लोग दोनों तरफ को किससे डिवाइड कर देते हैं, डेल थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डेल थीटा से डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस डेल थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन डेल थीटा। अब मैं जब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पार्ट करवा रहा था तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। या इसी फॉर्मूले को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन बी माइनस ए अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए के जगह पर क्या है, ये है, और बी के जगह पर क्या है, थीटा है। मतलब ए के जगह पर क्या है, ए प्लस थीटा प्लस डेल थीटा है और बी की जगह पर क्या है, थीटा है। तो जब हम लोग इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा थीटा प्लस थीटा अपॉन 2। मतलब a प्लस बी अपॉन 2, ए की जगह पर क्या है, थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन प्लस बी की जगह पर क्या है, थीटा। इसी प्रकार साइन a माइनस बी, ए की जगह पर है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए b माइनस ए, तो b का वैल्यू क्या है, थीटा है और a का वैल्यू है थीटा प्लस डेल थीटा। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो थीटा माइनस डेल थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा अपॉन में डेल थीटा। अब यहाँ पर थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 2 साइन थीटा 2 थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर मिल जाएगा साइन माइनस डेल थीटा अपॉन 2 अपॉन डेल थीटा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेते हैं, लिमिट। तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0। अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने फंक्शंस को क्या कंसिडर किया था, x, तो वहाँ पर डेल x टेंस टू 0 लिए थे। यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को क्या कंसिडर किए, थीटा, इसलिए डेल थीटा टेंस टू 0 लेंगे। तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 साइन 2 थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन 2 साइन माइनस डेल थीटा अपॉन 2 अपॉन डेल थीटा अपॉन 2। अब मैं आप लोगों को बताया था कि जो साइन माइनस थीटा होता है इसका वैल्यू क्या होता है जी, इसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। इसको मैं आप लोग को जब ट्रिग्नोमेट्री बता रहा था तब बताया था। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 डेल पी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 माइनस ये वाला जो माइनस है सामने आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन 2 साइन थीटा डेल थीटा अपॉन 2 और डेल थीटा बाई 2, इतना हमारे पास मिल जाएगा। अब चलिए आगे आप लोग देख चुके होंगे, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, इसको हम लोग 1 के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थीटा बाई 2 का मतलब है थीटा का वैल्यू यहाँ पर बहुत छोटा होगा और थीटा का वैल्यू जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को लिखा जाता है लगभग थीटा के बराबर और थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है, थीटा बाई 2 है। तो साइन थीटा बाई 2 की जगह पर थीटा बाई 2 यदि रखते हैं तो थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल आउट होकर हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू था उसकी जगह पर 1 आ जाएगा और लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो 2 थीटा अपॉन 2 मिलेगा और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिमिट को ओपन करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। और इस वाले टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है इसको dy बाई डी थीटा। और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट हट जाएगा। तो फाइनली हम लोग को कितना आंसर मिल गया जी,
dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये है अगर हमको फंक्शंस दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशंस करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो हम लोग को मिल जाता है माइनस साइन थीटा। इस चीज़ को याद रखिए। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग किसी भी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशंस कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को डिफ्रेंशिएशंस का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और डिफ्रेंशिएशंस को स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप लोग को याद रखना है। नोटेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, अगर मैं डिफ्रेंशिएशंस के नोटेशंस की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से डिनोट करते हैं डिफ्रेंशिएशन को, तो आप लोग को देखने को मिलेगा dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन। dy बाई डी टी इसका मतलब होता है टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दिए हुए फंक्शंस का। dy बाई डी थीटा का मतलब है थीटा के रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन, इसी प्रकार और बहुत सारे नोटेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि डी वी बाई डी टी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी v का मतलब और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है, यहाँ पर x होता है डिस्प्लेसमेंट और t होता है टाइम। ओके, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट x का डिफ्रेंशिएशन, और यही वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसी प्रकार एक्सीलरेशंस का डेफिनेशंस क्या होता है, डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। तो ये सभी क्या है, नोटेशन है किसका, डिफ्रेंशिएशंस का, तो याद रखिएगा। और डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, एफ डेस ऑफ एक्स लिखा जाता है, डी वाई बाई डी टी को एफ डेस ऑफ टी भी लिखा जाता है, और डी वाई बाई डी थीटा को एफ डेस थीटा भी लिखा जाता है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और किसी किसी बुक में डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखा जाता है, डी वाई बाई डी टी को भी y1 लिखा जा सकता है, और डी वाई बाई डी थीटा को भी y1 लिखा जाता है। तो ये था नोट वाली बात, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको किसी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहे हैं तो उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली चीज़ यूजिंग डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट या डेफिनेशंस का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, या इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इस मेथड से आप लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है किसी भी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए, वो होता है फॉर्मूला मेथड। वो क्या होता है, फॉर्मूला मेथड। और एक चीज़ और पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल फॉर्मूला मेथड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को भी मैं एक बार बता दिया हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल की वजह से आप लोग को स्लोप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ग्राफ ड्रॉ किए थे, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को फोकस करना है केवल फार्मूला मेथड के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और, ये फार्मूला मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फार्मूला मेथड। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी फंक्शंस का जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ रहा है, बहुत लंबा मेथड अपनाना पड़ रहा है। तो इस मेथड को इजी बनाने के लिए, किसी भी फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशंस को जब निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को या उस मेथड को इजी बनाने के लिए हम लोग फार्मूला मेथड का यूज़ करते हैं। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट किसी भी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, इतना सारा प्रोसीजर करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग को फार्मूला मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फार्मूला मेथड डिफ्रेंशिएशन, जो कि आप लोग के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।